प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए थर्ड ईयर और हम कार्ल मार्क्स की चर्चा पिछले कई कक्षाओं में हमने की। आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मार्क्स का एक नया सिद्धांत, मार्क्सवाद का एक नया दर्शन जिस पर चर्चा हम करेंगे और वो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि इस सिद्धांत का जो दर्शन है वो भी उससे मिलता जुलता है जो कि उसके पूर्व के सिद्धांत हैं। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो इसमें इन्वॉल्व है और वो है मार्क्स का श्रम सिद्धांत। मार्क्स का श्रम सिद्धांत बेसिकली मार्क्स के श्रम सिद्धांत और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर ही ये संपूर्ण दर्शन आधारित है, उसका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आधारित है। इसका मूल दर्शन ये है कि यहाँ पर इस सिद्धांत के द्वारा मार्क्स पूंजीवाद के गंभीर अन्याय और श्रमिकों के गंभीर शोषण को प्रकट करना चाहते हैं। उसके द्वारा मार्क्स जो है अतिरिक्त मूल्य दर्शन के आधार पर स्वयं उसे एक अन्य श्रम सिद्धांत पर आधारित करते हैं और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के रूप में मूल्य के श्रम सिद्धांत की महत्वपूर्ण जो मान्यताएं हैं उनको स्वीकार करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मान्यता मार्क्स के श्रम सिद्धांत की हैं और वो ये है कि विनिमय मूल्य की उत्पत्ति, विनिमय मूल्य की उत्पत्ति श्रमिक के श्रम से होती हैं। श्रमिक के श्रम से होती हैं। विनिमय मूल्य की उत्पत्ति श्रमिक के श्रम से होती है। विनिमय मूल्य का तात्पर्य वस्तु के दो मुख्य मूल्य माने जाते हैं। वो ये हैं कि एक वह मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु तैयार होती है, जो वस्तु की लागत कहलाती है, और दूसरा वह मूल्य जिस पर वस्तु बाजार में बेची जाती है। दोनों मूल्यों के बीच का अंतर होता है, उसी को अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। तो विनिमय मूल्य वस्तु का वह मूल्य है जिस पर वस्तु बेची जाती है, अर्थात विनिमय मूल्य हमेशा से ही वस्तु का ज़्यादा होता है जो कि उसकी लागत से अधिक होता है। तो निश्चित रूप से विनिमय मूल्य में जो बढ़ोतरी हुई उसके लागत मूल्य से, वह श्रमिक के श्रम से उत्पन्न होती हैं। ये मार्क्स यहाँ पर श्रम सिद्धांत से घोषित करते हैं। दूसरा, विनिमय मूल्य की को श्रमिक उत्पन्न करता है। विनिमय मूल्य को श्रमिक उत्पन्न करता है। विनिमय मूल्य को श्रमिक उत्पन्न करता है क्योंकि वस्तु को विनिमय मूल्य के लिए तैयार करने में श्रमिक अपना श्रम लगाता है। अतः श्रम में मार्क्स बताते हैं कि किसी वस्तु में विनिमय मूल्य भी केवल श्रमिक द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। श्रम एक वस्तु है। तीसरा सिद्धांत इसमें, श्रम एक वस्तु है जिसे श्रमिक बेचता है और पूंजीपति खरीदता है। श्रम एक वस्तु है, श्रमिक का श्रम जिसे श्रमिक बेचता है और पूंजीपति खरीदता है। इसके आधार पर मार्क्स दो निष्कर्ष निकालते हैं। मूल्य के श्रम सिद्धांत के इन तीनों विचारों का जो निष्कर्ष हैं वो ये हैं कि वस्तु में विनिमय मूल्य की उत्पत्ति, वस्तु में विनिमय मूल्य की उत्पत्ति श्रमिक के श्रम से होती हैं। अतः उस पर श्रमिक का अधिकार होना चाहिए। उस पर श्रमिक का अधिकार होना चाहिए, न कि पूंजीपति का। श्रमिक का अधिकार होना चाहिए, न कि पूंजीपति का। श्रमिक को वस्तु के विनिमय मूल्य के बराबर, श्रमिक को वस्तु के विनिमय मूल्य
के बराबर वेतन मिलना चाहिए, विनिमय मूल्य के बराबर वेतन मिलना चाहिए। ये दो निष्कर्ष मार्क्स के इस श्रम सिद्धांत के आधार पर हैं और उसके आधार पर इन्होंने वर्ग अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की संकल्पना को प्रस्तुत किया है। वे बताते हैं कि व्यवहार में पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक को विनिमय मूल्य के बराबर वेतन नहीं मिलता है, अपितु उसकी तुलना में उसे बहुत ही कम वेतन मिलता है, जबकि विनिमय मूल्य की उत्पत्ति श्रमिक अपना श्रम लगाकर करते हैं और उस विनिमय मूल्य के एक बहुत बड़े भाग को पूंजीपति अपने पास रख लेता है और उसके एक बहुत ही छोटे से भाग को श्रमिक को वेतन के रूप में पूंजीपति द्वारा दिया जाता है। वस्तुतः इस भाग पर जो भाग पूंजीपति अपने पास रख लेता है उसे ही मार्क्स अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे श्रमिक उत्पन्न करता है और वास्तव में वह उसे पाता है। श्रमिक जिसे उत्पन्न करता है और वास्तव में वह उसे पाता है। अर्थात सरल शब्दों में हम यूँ कहें कि जैसा कि यहाँ सिद्धांत में कहा गया कि विनिमय मूल्य श्रमिक के श्रम से उत्पन्न होता है, तो श्रमिक द्वारा उत्पन्न किया गया मूल्य ही विनिमय मूल्य है, और जिस मूल्य को वास्तव में वह पाता है अर्थात वेतन के रूप में उसे जो राशि मिलती है, उन दो मूल्यों का अंतर ही अतिरिक्त मूल्य हैं, जो कि वह बहुत ही कम मात्रा में पाता है और अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति अपने लाभ के रूप में अपने पास रख लेता है। सरल शब्दों में यदि विनिमय मूल्य में से श्रमिक के वेतन को घटा दिया जाए, विनिमय मूल्य में से श्रमिक के वेतन को घटा दिया जाए तो अतिरिक्त मूल्य शेष जो है वो अतिरिक्त मूल्य कहलाएगा। विनिमय मूल्य माइनस श्रमिक का वेतन, श्रमिक का वेतन, यह ही बराबर होगा अतिरिक्त मूल्य। ये पूंजीपति का लाभ होगा और श्रमिक के श्रम की हानि होगी, जिसे मार्क्स श्रमिक के धन की चोरी के रूप में स्वीकार करते हैं। मार्क्स यहाँ पर घोषणा करते हैं कि ये श्रमिक के धन की चोरी हैं। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत को एक उदाहरण देकर भी समझा जा सकता है कि जैसे कि एक मजदूर ने एक कारखाने में कार्य 8 घंटे काम करके एक दरी का उत्पादन किया। 8 घंटे काम करके एक दरी का उत्पादन किया और दरी का विनिमय मूल्य 80 रुपये है, अर्थात वह दरी 80 रुपये में बेची जाएंगी। 80 रुपये विनिमय मूल्य। श्रमिक का ने 8 घंटे काम किया अर्थात 10 रुपया प्रति घंटा जो है उसका उत्पादन, विनिमय मूल्य का 10 रुपया प्रति घंटा के हिसाब से उत्पादन उसने किया। जब श्रमिक को वेतन दिया गया तो उसको 30 रुपये दिए गए, वेतन के रूप में श्रमिक को 30 रुपये दिए गए। तो यहाँ पर 80 माइनस 30 बराबर 50 रुपये। 50 रुपये जो पूंजीपति का लाभ है, क्योंकि श्रमिक को मात्र 30 रुपया वेतन दिया गया 8 घंटे काम करने का, अर्थात उसे इसके अनुरूप 3 घंटे का ही वेतन दिया गया और 5 घंटे का वेतन पूंजीपति ने अपने लाभ के रूप में अपने पास रख लिया। यही मार्क्स के अकॉर्डिंग अतिरिक्त मूल्य हैं, अतिरिक्त मूल्य हैं। इस अतिरिक्त मूल्य पर वह श्रमिक का अधिकार मानते हैं, न कि पूंजीपति का, क्योंकि वस्तु में 80 रुपया अर्जित करने की योग्यता श्रमिक के श्रम से आई है, न कि पूंजीपति के श्रम से आई है। इसीलिए इस 50 रुपये को रख कर के पूंजीपति अपने आप को अवैधानिक तरीके से संपन्न बनाता है, गैर कानूनी तरीके से संपन्न बनाता है, श्रमिक के श्रम की चोरी करके अपने लाभ को बढ़ाता है। ये निष्कर्ष मार्क्स का यहाँ पर इस अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत में है। मार्क्स ने इस अतिरिक्त मूल्य पर श्रमिक के अधिकार की घोषणा की है, जिसे पूंजीपति वास्तव में हड़प जाते हैं। इसके निष्कर्ष रूप में उन्होंने कहा कि संपूर्ण विनिमय मूल्य पर केवल श्रमिक का अधिकार होता है और उसको व्यवहार में बहुत छोटा भाग वेतन के रूप में प्राप्त होता है।
दूसरा निष्कर्ष, अतिरिक्त मूल्य विनिमय मूल्य का वह भाग है जो श्रमिक को नहीं दिया जाता है तथा जिसे स्वयं पूंजीपति अपने पास रख लेता है। ये पूंजीपति द्वारा श्रमिक के धन की चोरी है और उस चोरी के द्वारा ही पूंजीपति अपने आप को लगातार लाभ की स्थिति में बनाए रखता है। उससे उसको बड़ा मुनाफा प्राप्त होता है और उसकी पूंजी का संचय बढ़ता रहता है। तीसरा, ये सिद्धांत घोषणा करता है कि ये व्यवस्था अन्याय और शोषण पर खड़ी है, श्रमिकों के क्रूर शोषण पर खड़ी है, अन्याय और असमानता पर आधारित हैं। इसके विरुद्ध क्रांति होनी चाहिए और अतिरिक्त मूल्य का भाग श्रमिक को उसके अधिकार के रूप में मिलना चाहिए, न कि उसे पूंजीपति के लाभ के रूप में छोड़ देना चाहिए। तो ये तीन मुख्य निष्कर्ष इस सिद्धांत के हैं। अतिरिक्त मूल्य श्रमिक के श्रम से उत्पन्न होता है, जिस पर पूंजीपति का अधिकार न होकर के श्रमिक का अधिकार होना चाहिए, और इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था का अंत करना चाहिए जो किसी प्रकार से श्रमिकों का क्रूर शोषण पर खड़ी हैं, अन्याय पर आधारित हैं और श्रमिक के धन की चोरी के कारण पूंजीपति को अवैधानिक लाभ प्राप्त करने से रोका जाना चाहिए। इसके बाद इस सिद्धांत की आलोचनाएं हैं। मार्क्स द्वारा दिया गया ये सिद्धांत भी आलोचना से परे नहीं है, जैसा कि अन्य सिद्धांतों की आलोचना की गई, यहाँ पर भी बहुत सारी आलोचनाएं हैं। और सबसे पहले, सिद्धांत का आधार उचित नहीं है। पहली आलोचना, सिद्धांत का आधार उचित नहीं है। सिद्धांत का आधार उचित नहीं है। अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह सिद्धांत उचित नहीं कहा जा सकता है। मूल्य के श्रम सिद्धांत द्वारा इन्होंने बताया कि वस्तु में विनिमय मूल्य केवल श्रमिक के श्रम से उत्पन्न होता है, किंतु वास्तविकता यह है कि किसी वस्तु के विनिमय मूल्य में श्रमिक के श्रम के अलावा भूमि, पूंजी, प्रबंधन आदि पर भी व्यय होता है। अतः श्रम सिद्धांत के द्वारा संपूर्ण विनिमय मूल्य पर श्रमिक का अधिकार घोषित किया जाना पूंजीपतियों के अधिकार पर कुठाराघात करने के बराबर होगा, क्योंकि भूमि, मशीन, प्रबंधन ये सब कार्य जो है पूंजीपति द्वारा किए जाते हैं, इसीलिए उसे पूर्ण रूप से लाभ से वंचित भी नहीं रखा जा सकता है। अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसका आधार स्वीकार्य नहीं है। दूसरा, विनिमय मूल्य में पूंजीपति का भी भाग होता है। विनिमय मूल्य में पूंजीपति का भी भाग होता है। जिस प्रकार श्रमिक के श्रम से विनिमय मूल्य उत्पन्न होता है, उसी प्रकार पूंजीपति का भी उसमें योगदान होता है, क्योंकि वह अपनी पूंजी लगाता है और इस प्रकार वस्तु के विनिमय मूल्य पर श्रमिक के साथ साथ पूंजीपति का भी अधिकार होता है। अतः विनिमय मूल्य के एक भाग को जब पूंजीपति अपने पास रखता है तो श्रमिक के धन की चोरी नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा मानसिक श्रम की उपेक्षा इसमें की गई है। मानसिक श्रम की उपेक्षा, श्रमिक केवल शारीरिक श्रम करता है, श्रमिक केवल शारीरिक श्रम करता है। मानसिक श्रम से भी विनिमय मूल्य की उत्पत्ति होती है, क्योंकि आयोजना है, तकनीकी ज्ञान है, प्रबंधन है, बिक्री की व्यवस्था है, ये सब मानसिक श्रम
की विशिष्ट भूमिका के तहत ही अस्तित्व में आते हैं और तभी उसमें मुनाफे की गुंजाइश होती है, क्योंकि पूंजीवाद में प्रतियोगी अर्थव्यवस्था होती है और इन बातों को, जैसे बिक्री की व्यवस्था है, प्रबंधन है, तकनीकी ज्ञान है, आयोजना है, इनको अगर आर्थिक व्यवस्थाओं के तहत सुचारू रूप से किया जाएगा तो ही लाभ में पूंजीपति होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो मानसिक श्रम पूर्णतः उपेक्षा यहाँ पर की गई मार्क्स के द्वारा। केवल श्रमिक के शारीरिक श्रम को ही महत्व दिया गया, जो भी किसी दृष्टिकोण से पूर्ण उचित नहीं है। इसके अलावा इस सिद्धांत का प्रचारात्मक महत्व अधिक है, प्रचारात्मक महत्व अधिक है। कल भी हमने जिक्र किया था कि मार्क्स पूंजीवादी युग का साम्यवादी विचारक है, समाजवादी विचारक है और यूरोपीय देशों में उस समय श्रमिक आंदोलन बड़े जोर शोर से चल रहे हैं। उसके लिए एक प्रचारात्मक महत्व के रूप में इस सिद्धांत का बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से पूर्णतः भ्रामक, अवैज्ञानिक और असत्य है, क्योंकि मार्क्स और उसके अनुयायियों ने इस सिद्धांत को पूंजीवाद के विरोध के लिए इस्तेमाल किया है। मार्क्स ने इस सिद्धांत की मदद से ये प्रचार करने की कोशिश की कि संपूर्ण औद्योगिक प्रणाली का केंद्र स्वयं श्रमिक हैं, पूंजीपति उसका धन का लुटेरा है, अतः पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध श्रमिक वर्ग को वर्ग संघर्ष और खूनी क्रांति करनी चाहिए। तो कुछ लेखकों के अनुसार अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का जो महत्व है वो राजनीतिक या आर्थिक दृष्टिकोण से न होकर केवल प्रचार के लिए अधिक महत्व है, राजनीतिक और सामाजिक नारेबाजी की दृष्टि से अधिक महत्व है। निष्कर्ष रूप में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता, अस्वीकारनीय भी हैं, किंतु समाजवादी आंदोलन के इतिहास में इस सिद्धांत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वस्तुतः मार्क्स ने इस सिद्धांत की रचना के द्वारा ही पूंजीवाद का विरोध करने में सफलता प्राप्त की है, या पूंजीवाद का बहुत हद तक विरोध करने में मार्क्स सफल रहे हैं। इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण सिद्धांत भी हैं। समाजवादी आंदोलन को क्रांतिकारी गतिशीलता देने के लिए इस सिद्धांत ने पूरी मदद की और वस्तुतः यही इस सिद्धांत का महत्व है, क्योंकि जैसा कि मार्क्स पूंजीवादी युग का समाजवादी विचारक है, तो उस समय जो आर्थिक ढांचा व्यवस्था जो बनी हुई है, समाज का जो आर्थिक संगठन बना हुआ है या राजनीतिक संगठन बना हुआ है, जो अतीत से चला आ रहा है, उसको पूर्णतः बदलने के लिए उसके विरोध में यकाएक ऐसी कोई क्रांतिकारी बात सामने लाने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग उन्होंने किया, जिसके आधार पर एक विशाल समाजवादी आंदोलन वो खड़ा करने में सफल हुए। तो इस दृष्टि से यद्यपि चाहे इसमें कितनी ही अतिवादी बातें हों, इस सिद्धांत के महत्व से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद।